हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का क्वालिटी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। तो आप सभी लोगों के एग्जाम नजदीक आ चुके हैं और ये जो लास्ट का समय है इसमें आप लोगों को अपने आप को झोंक देना है। जितना आप अपनी तरफ से एफर्ट कर सकते हैं उतना कीजिए, क्योंकि जो इस तरीके के मौके होते हैं वो बार बार नहीं आते। क्योंकि एग्जाम भी बहुत सारे हैं, जैसे अभी राजस्थान पुलिस के एग्जाम की डेट भी अनाउंस हो चुकी है। जुलाई में राजस्थान पुलिस का एग्जाम होगा, फिर उसके बाद में पटवार का एग्जाम है, फिर वीडियो का एग्जाम आएगा, और फिर उसके बाद में कुछ लोग चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भी तैयारी कर रहे होंगे तो उनका भी एग्जाम आएगा। यानी जो ये पूरा साल है ये भर्तियों का एक पूरा पैकेज है। और अगर थोड़ा सा हंसी मजाक में देखें तो ये साल भी थोड़ा सा ग्रह नक्षत्र भी इस समय बहुत बेहतर चल रहे हैं, क्योंकि जो पिछले कई सालों से नहीं हो रहा काम वो इस बार भी हो गया। आप लोगों ने आईपीएल भी देखा होगा, तो पिछले 18 साल हो गए आईपीएल को चलते हुए, और अब जाकर के रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने आईपीएल जीता। तो हो सकता है कि आप भी लंबी समय से तैयारी कर रहे हो, मेहनत भी आप लोग बहुत कर रहे हो, बट आप लोगों के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आ रहा हो। तो बस अपने आप अपना मोटिवेशन आप लोग बनाए रखें, और बस वो मैथ्स को ध्यान में रखें कि कैसे 17 साल मेहनत के बाद में, अच्छी मेहनत के बाद भी कई बार हो सकता है कि आप लोगों को अपने मनपसंद रिजल्ट नहीं मिले। बट हिम्मत वही है ना कि अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो वो आरसीबी वाला मैच आप लोग ध्यान रखिए कि जब वो 18 साल में इस बार अगर उन्होंने आईपीएल जीता, इतनी कड़ी मेहनत के बाद में, इतने पेशेंस के बाद में, इतने लंबे इंतजार के बाद में, तो हो सकता है कि इस बार भी आप लोग मेहनत अच्छी करें और थोड़ी सा आपका लक अपना साथ दे, तो फिर आपका सिलेक्शन भी इस बार पक्का है। तो जैसे कल मैं एक पटवार का सिलेबस देख रहा था, तो उस सिलेबस में एक मेन टॉपिक लिखा हुआ है, वो है जिला प्रशासन का, यानी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। और फिर मैंने एक दो एग्जाम के और भी देखे तो उसमें भी ये सिलेबस सेम ही लिखा हुआ है, जिला प्रशासन। हालांकि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का सिलेबस है उसमें जिला प्रशासन के साथ साथ क्या लिखा हुआ है, पुलिस प्रशासन। यानी हमें जिला प्रशासन को तो डिस्कस करना ही है, साथ ही में थोड़ा सा हमें पुलिस प्रशासन को भी देखना है। तो ये मान के चलो कि ये वीडियो दो पार्ट में होगा। एक पार्ट स्पेशल हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए ही रख लेंगे, लेकिन जो कॉमन बातें हैं जिला प्रशासन को लेकर के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में भी, चाहे पटवार में, उसके बारे में ये क्लास डिटेल में होगी। और जिला प्रशासन में क्या पढ़ेंगे हम, देखो, एक तो हम देखेंगे कि जिला प्रशासन जो है ये जिला शब्द कहां से है और प्रशासन की जरूरत क्यों हुई, क्यों महसूस हुई। उसके बाद में जिला कलेक्टर के बारे में देखेंगे कि जिला कलेक्टर के पद का सृजन कैसे हुआ, विभिन्न जो विद्वान थे उन्होंने जिला कलेक्टर के पद को लेकर क्या कहा। फिर उसके बाद में जिला कलेक्टर कार्य क्या क्या करता है, राजस्व अधिकारी के रूप में उसके क्या कार्य हैं, दंड नायक के रूप में क्या क्या कार्य करता है। उसके बाद में हम देखेंगे उपखंड अधिकारी के बारे में, जो एसडीओ होता है, सब डिविजनल ऑफिसर। फिर उसके बाद में तहसीलदार के बारे में देखेंगे, और फिर फाइनल आप जो जिस जॉब में जाने वाले हो, पटवार बनने वाले हो, पटवारी, तो उस पटवारी के काम क्या क्या होते हैं, वो उनके पास में पावर्स किस तरीके की होती है, इसके बारे में ये वीडियो हम कंप्लीट इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको हल्का सा बैकग्राउंड बता देता हूं, क्योंकि उससे क्या होगा कि थोड़ा सा आप अपना कंसेप्ट भी आपका मजबूत होगा। और दूसरी चीज की, जिन्होंने पॉलिटी नहीं भी पढ़ रखी है पहले, जिन्हें जिला प्रशासन के बारे में आइडिया नहीं है, तो उनको भी थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। देखो इसकी जरूरत क्यों हुई। तो जैसे मान लो राजस्थान का एक राज्य है, राजस्थान का राज्य आपको पता होगा कि भारत का सबसे, राजस्थान एक राज्य है जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अब सोचो कि मान लो ये जिलों में डिवाइड नहीं होता, अलग अलग स्तर पर अलग अलग अधिकारी नहीं होते, और तो जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाती तो वो पॉलिसी कहां से आती, जयपुर से बनकर के जाती, यानी राजधानी से। तो यहां से पॉलिसी बनेगी और उस पॉलिसी को जिस लोगों के लिए बनाया गया है, यानी जिन लोगों को उसका फायदा होना चाहिए, वो फायदा उन लोगों को मिला या नहीं मिला। जो पॉलिसी हमने जिस मकसद से के साथ में बनाई है वो मकसद हमारा पूरा हुआ या नहीं हुआ। जिस व्यक्ति के लिए हमने ये पॉलिसी बनाई है, जिन व्यक्तियों के समूह के लिए हमने ये पॉलिसीज बनाई है, योजनाएं लागू की हैं, तो क्या उनका लाभ उनको मिल रहा है। तो अगर हम देखें तो इतने बड़े स्तर पर किसी एक जगह से इन सभी चीजों को मॉनिटर करना थोड़ा सा क्या है, बहुत मुश्किल होता है। तो फिर क्या हुआ कि काफी लंबे समय से हमारा इतिहास तो बहुत स्वर्णिम रहा है, तो हम, ऐसा नहीं हो सकता कि अभी जिला प्रशासन, जिला वाला जो कॉन्सेप्ट है ये अभी आया। काफी लंबे समय से हम जिले जैसी पद्धति हमारे इतिहास में चली आ रही है। बट अगर हम देखें तो थोड़ा सा मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूं। जैसे मान लो अपना देश है, ठीक है, तो देश यानी हम भारत लिखते हैं, यहां पर सबसे बेहतर वही रहेगा, ये भारत।
तो भारत जो देश है उसमें जो प्रशासन है ठीक तरीके से काम कर सके, लोगों को न्याय मिल सके, योजनाएं जो है वो सही तरीके से लागू हो सके, तो हमने प्रशासन के सुविधा के लिए, बेहतर संचालन के लिए क्या किया कि देश को किसमें डिवाइड किया, राज्यों में। यानी देश के भीतर हमने क्या रखे, राज्य रखे, यानी एक राज्य होंगे। जैसे अभी अगर वर्तमान में हम देखें तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हमारे पास में है, तो हमने प्रशासन की दृष्टि से रखे थे सुविधा के हिसाब से। तो मान लो कि हमने इनको, भारत किसमें डिवाइडेड है, राज्यों में। यानी भारत क्या है, यूनियन ऑफ द इंडिया, यानी राज्यों का संघ है। यानी सारे राज्य मिलेंगे तब जाकर के क्या बनेगा, भारत बनेगा। तो भारत को हमने राज्यों में डिवाइड किया। फिर उसके बाद में राज्य भी काफी बड़ी संरचना थी, तो फिर हमें जरूरत महसूस हुई कि राज्य को भी हम किस में डिवाइड करें, जिलों में डिवाइड करें। तो फिर हमने क्या किया कि इनको डिवाइड कर दिया जिलों में। ऐसे राजस्थान में भी कितने जिले हैं, 41 जिले हो चुके हैं। और संभाग कितने हैं, संभाग कितने हैं, 7 हैं, ठीक है। और राज्य में भी एक हिस्सा और था कि हमने इसको संभागों में डिवाइड किया। एक और थोड़ा सा, जिलों से पहले हमने किसको डिवाइड किया, संभाग में, और फिर संभाग में क्या आए, जिले आए। फिर जिलों में हमने क्या किया कि जिले में भी प्रशासन का बेहतर संचालन हो सके, थोड़ा सा और इसको इससे स्पेसिफिक करें, तो फिर हमने क्या किया कि जिलों को डिवाइड कर दिया उपखंड में। लेकिन उससे भी बात नहीं बनी, क्योंकि उपखंड भी हमारे जो जितनी जनसंख्या है इस हिसाब से काफी बड़ा क्षेत्र होता है, लोग भी बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें जरूरत महसूस हुई कि हम उपखंडों को किस में डिवाइड करें, तहसीलों में डिवाइड करें। फिर उसके बाद में तहसील आई। फिर तहसीलों में भीतर प्रशासन ठीक तरीके से काम कर सके, तो हमने तहसीलों को किस में डिवाइड कर दिया, पटवार सर्किल में। और पटवार सर्किल क्या होती है, कुछ गांव जो है, 2-3 गांव सब डिसाइड कर रखा है कि गांवों का समूह मिलकर के क्या बनाएगा, पटवार सर्किल। तहसील में कई सारे पटवार सर्किल होंगे। उसके बाद उपखंड में क्या होगी, तहसीलें होंगी। जिलों को किसमें डिवाइड किया गया, उपखंडों में। और राज्य को किसमें डिवाइड किया गया, संभाग में। और संभाग डिवाइड हुए जिलों में। और उसके बाद में आप ये स्ट्रक्चर पूरा देख सकते हो। अब देखो, भारत में जो जिले का सबसे प्रमुख व्यक्ति कौन होता है, यानी प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, वो होता है जिला कलेक्टर। और जिला कलेक्टर कैसा पद है, जिला कलेक्टर कौन बनता है, तो जो आईएएस अधिकारी होता है वो क्या बनते हैं, जिला कलेक्टर बनते हैं। तो अगर हम भारत में देखें तो एक कैबिनेट सचिव होता है, वो सबसे बड़ा पद है प्रशासनिक में। सर्वोच्च जो प्रशासनिक प्रमुख हैं भारत में, वो कौन है, कैबिनेट सचिव। और ये भी कौन है, ये सिविल सर्विस यानी जो आईएएस है वही क्या बनते हैं, कैबिनेट सचिव बनते हैं, काफी लंबे एक्सपीरियंस के बाद में। उसके बाद में अगर हम राज्य में देखें तो राज्य में वही प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, मुख्य सचिव होता है। राज्य की प्रशासन का हेड कौन होता है, मुख्य सचिव होता है। और उसके बाद में अगर हम संभाग में देखें तो संभाग में होता है संभागीय आयुक्त। उसके बाद में जिलों में देखें तो जिले में होता है जिला कलेक्टर। और अगर हम उपखंड में देखें तो उपखंड में क्या होता है, एसडीओ, यानी सब डिविजनल ऑफिसर, यानी उपखंड अधिकारी। और जो तहसील है उसमें कौन होता है प्रमुख, तहसीलदार। और पटवार सर्किल जो है उसमें क्या होते हैं, आप जो क्या बनने वाले हो, पटवारी बनने वाले हो। तो ये स्ट्रक्चर आप लोगों को याद रखना है। पहला ये कि भारत को कहीं राज्यों का संघ क्या है, भारत है। उसके बाद में राज्यों में प्रशासन सही तरीके से काम कर सके, तो हमने क्या किया, राज्यों को संभागों में डिवाइड कर दिया। यानी जैसे राजस्थान में 7 संभाग है। फिर उसके बाद में भी प्रत्येक संभाग में कुछ जिले आते हैं। जैसे टोंक जिला किसमें आता है, अजमेर संभाग में आता है। तो इसी तरीके से संभाग किसमें डिवाइडेड है, जिला में। फिर जिला जो है, जिले को डिवाइड करने के लिए किसमें डिवाइड किया गया, उपखंड में। उपखंड के बाद में एक तहसील बनी, एक इकाई। और उसके बाद में एक इकाई थी पटवार सर्किल। जैसे आपने देखा होगा कि उपखंड का मुखिया कौन होता है, उपखंड अधिकारी होता है। उपखंड अधिकारी कौन बनता है, आगे हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। बट जो आरएस अधिकारी होते हैं राजस्थान में, आरपीएससी जो एग्जाम लेते हैं, उनको उपखंड अधिकारी बनाया जाता है। और कभी कभार क्या होता है कि कोई आईएएस है और ट्रेनी आईएएस है, यानी उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, तो उस समय भी जो है उसको उपखंड अधिकारी के पद पर नियुक्त कर सकते हैं। तहसीलदार कौन होता है, तो तहसीलदार जो है वो आरटीएस होता है, राजस्थान तहसीलदार सेवा से चुन करके आते हैं। और इनका एग्जाम भी कौन लेती है, आरएस एग्जाम लेती है, आरपीएससी।
और उसके बाद में पटवार सर्किल, तो आपको पता ही है पटवारी का एग्जाम कौन लेता है, राजस्व मंडल की सिफारिश पर कौन आयोजित करता है एग्जाम, कर्मचारी चयन आयोग। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आप लोगों को याद रखना है। ठीक, इसके अलावा थोड़ा सा मैं बार बार जिक्र आएगा, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसके बारे में आपको पता होगा कि जिला कलेक्टर कौन होता है, कैसे ये बनते हैं। देखो, एक एग्जाम है यूपीएससी, एक संस्था है यूपीएससी, और यूपीएससी एक एग्जाम करवाती है, सिविल सर्विस एग्जाम। ठीक है, और सिविल सर्विस एग्जाम में जो है वो 3 स्टेज होते हैं, एक तो होता है प्री, एक होता है मेंस और एक होता है इंटरव्यू। उसके बाद में इनके माध्यम से जो सेलेक्ट होकर के जाते हैं तो उनको रैंक के आधार पर क्या होता है, पद मिलते हैं। जैसे मान लो किसी की रैंक फर्स्ट है, तो उसने अगर प्रेफरेंस आईएएस भरी है तो उसको क्या मिलेगा, आईएएस मिलेगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा रिजर्वेशन का भी मामला होता है कि 100 रैंक तक आप आईएएस बन सकते हैं, ऐसा हर साल अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये रैंक वाला सिस्टम होता है कि जिसको बेहतर रैंक होती है उसको क्या मिलता है, आईएएस मिलता है, यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा में। और उसके बाद में जो जिसकी रैंक कम होती है उनको क्या मिलता है, भारतीय पुलिस सेवा, यानी वो क्या बनते हैं, आईपीएस बनते हैं। ये थोड़ा सा 2 मिनट लगेंगे, हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो जिसकी रैंक बेहतर होती है वो क्या बनते हैं, आईएएस बनते हैं, और जिनकी रैंक थोड़ी सी कम होती है वो क्या बनते हैं, आईपीएस बनते हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी रैंक अच्छी होती है लेकिन उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है कि मैं आईपीएस ही बनूंगा, तो फिर उनको आईपीएस मिलता है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों को शौक होता है कि हम पुलिस में जाएं, वर्दी पहने, तो इस वजह से कई सारे लोग आईएएस की जगह किसको प्रेफरेंस देते हैं, आईपीएस को। ठीक है, तो ये जो आईएएस अधिकारी हैं ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य होते हैं, और इन आईएएस अधिकारियों को भी क्या बनाया जाता है, जिला प्रशासन का हेड यानी जिला कलेक्टर बनाया जाता है। संभागीय आयुक्त के पद पर भी आप देखोगे वहां पर भी यही थे। कैबिनेट सचिव में भी आईएएस अधिकारी होते हैं, मुख्य सचिव जो है वो भी क्या होते हैं, आईएएस अधिकारी होते हैं। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, जिला प्रशासन पर। अब देखो, जिले हमारा जो इतिहास है वो काफी स्वर्णिम रहा। ऐसा नहीं है कि अभी जिला शब्द जो है वो मुगल काल में आया, या फिर जैसे भारत आजाद हुआ उसके बाद में जिला जैसी पद्धति आई। हमारे समय, लंबे समय तक जो है इतिहास में अगर हम देखें तो वैदिक काल में भी जिले जैसी ही एक संरचना थी जिसका नाम क्या था, विश। यानी आप ये मान लो कि जिले को वैदिक काल में क्या कहते थे, विश कहते थे, और विश का जो प्रमुख होता था उसे कहते थे विशपति। ठीक है, उसके बाद में अगर हम मौर्य काल में चले तो मौर्य काल में जिले को जनपद कहा जाता था, और उसके हेड को क्या कहते थे, जनपद अधिकारी कहते थे। उसके बाद में गुप्त काल में चले तो गुप्त काल में जिले को विषय कहा जाता था, और विषय का हेड कौन है, विषयपति। और मुगल काल, ये सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, मुगल काल में जो जिला है उसको सरकार कहा जाता था, और इसका जो हेड था यानी प्रमुख था उसे कहते थे आमील या फिर किरोड़ी फौजदार। और उसके बाद में जो ब्रिटिश काल है उसमें ये जिला शब्द आया, और इसमें जिला कलेक्टर शब्द पद का सृजन किया गया। और अभी जिले का जो प्रमुख होता है उसको क्या कहते हैं, जिला कलेक्टर कहते हैं। और अगर कोई पूछे कि जिला क्या होता है तो सिंपल सा आप यही आंसर देना कि जिला एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है जो प्रशासनिक, न्यायिक और जो राजस्व हैं उनके उद्देश्यों के लिए गठित किया गया है, ताकि प्रशासन का संचालन भी ठीक तरीके से किया जा सके, लोगों को ठीक तरीके से न्याय भी मिले, और जो सरकार को इनकम होती है उसका कलेक्शन भी ठीक तरीके से किया जा सके। इसलिए एक भौगोलिक क्षेत्र का गठन किया गया जिसको क्या नाम दिया गया, जिला नाम दिया गया। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। वैदिक काल में जिले का नाम था विश, मौर्य काल में जनपद, गुप्त काल में विषय, मुगल काल में सरकार, ब्रिटिश काल में जिला, और इनके प्रमुख आप लोगों को यहाँ याद रखना है। ठीक है, ये दिया हुआ है। उसके बाद में हम देखें जिला कलेक्टर के पद को लेकर के, हालांकि हम जिला कलेक्टर के बारे में थोड़ा सा सेपरेट पढ़ेंगे, बट इसमें बार बार उनका जिक्र आएगा जिला कलेक्टर का, क्योंकि जिला प्रशासन के बारे में हम पढ़ रहे हैं ना। तो जिला कलेक्टर के पद का सृजन जो है वो सबसे पहले किया था 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स, उस समय क्या थे, गवर्नर जनरल थे। तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो उस समय गवर्नर जनरल थे, उनके समय जो है वो जिला कलेक्टर के पद का सृजन किया गया, कब, 1772 ईस्वी में। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम संविधान की तरफ चले तो अगर आप मूल संविधान को देखोगे जो कि 26 जनवरी 1950 वाला संविधान है, उसके बाद में इसमें कई सारे संशोधन हुए, कई सारे संशोधन हुए, कई सारे क्लोज इसमें जोड़े गए। लेकिन अगर हम मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में जिला शब्द जो है वो जिला शब्द का उल्लेख एक ही जगह था, केवल वह था आर्टिकल 233 के अंदर। और वहां भी क्या लिखा हुआ था कि राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ था, आर्टिकल 233 में। तो प्रश्न ये आए कि मूल संविधान में जिला शब्द का उल्लेख कितनी जगह पर था,
तो सिर्फ एक जगह पर था, और वो किस आर्टिकल में था? आर्टिकल 233 में। लेकिन फिर उसके बाद में 73वां 74वां संविधान संशोधन लागू हुआ, और इस संविधान संशोधन के बाद में संविधान में दो नए भाग जोड़े गए, भाग 9 और भाग 9A। और इनके भाग जोड़ने के बाद में कहीं सारी जगह पर फिर क्या है, जिला शब्द का क्या उल्लेख किया गया। और इससे संबंधित जो आर्टिकल है वो आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 243। इसको भी आप लोगों को याद रखना है। तो मूल संविधान में जिला शब्द का उल्लेख सिर्फ एक ही आर्टिकल में था, आर्टिकल 233। लेकिन बाद में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद में कहीं जगह पर जिला शब्द का उल्लेख मिलता है। तो इसके बारे में भी आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद में थोड़ा सा हम जिला प्रशासन के बारे में देखें तो जिला जो है वो राज्य प्रशासन की क्या होता है? मुख्य इकाई होता है। मुख्य इकाई क्यों कहते हैं? क्योंकि राज्य की तरफ से योजनाएं बना करके बनाई जाती हैं, नीतियां बनाई जाती हैं, लेकिन उन नीतियों को लागू कैसे किया जाएगा, वो नीतियां जिनके लिए बनाई गई है क्या उनको उसका लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये सब कार्य देखने का काम कौन करता है? जिले का प्रशासन करता है। यानी जिला प्रशासन इसमें बहुत मुख्य भूमिका में रहता है। इसलिए जिला राज्य प्रशासन की क्या होता है? मुख्य इकाई होता है। उसके बाद में जिला राज्य सरकार और जनता के बीच में कड़ी का कार्य करता है। यानी एक तरफ राज्य सरकार है, दूसरी तरफ क्या है? जनता, और बीच में कौन होता है? जिला कलेक्टर, यानी जिले का प्रशासन होता है। प्रशासन की संविधान की दृष्टि से जिले को खंडों में और उपखंड को तहसीलों में, तहसील को पटवार सर्कल में बांटा गया है, ताकि प्रशासन का ठीक तरीके से संचालन किया जा सके। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना। अब देखो, एक स्पेशल नोट आप लोग और याद रखेंगे यहां पर, वो है SS खेरा का नाम। SS खेरा ने क्या किया कि जिला प्रशासन के महत्व को लेकर के 1979 में एक बुक लिखी, जिस बुक का नाम था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, यानी जिला भारत में जिला प्रशासन। तो ये बुक किसकी है? SS खेरा की है। और इन्होंने कब लिखी थी? 1979 में। तो प्रश्न आए कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो SS खेरा है। या फिर प्रश्न इस तरीके से पूछा जाए कि जिला प्रशासन के महत्व को लेकर के SS खेरा ने कौन सी बुक लिखी? तो उसका नाम था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो यह भी आप लोगों को याद रखना है। अब हम आते हैं हमारे सबसे मेन टॉपिक पर, जिला कलेक्टर पर। जिला कलेक्टर का पद जो है वो ब्रिटिश हमें औपनिवेशिक यानी विरासत में मिला। औपनिवेशिक काल से ये पद चला आ रहा था, और उस समय जिला कलेक्टर का जो मेन काम था वो काम था राजस्व का संग्रह करना। क्योंकि इसके शब्द में भी आप देख सकते हो कलेक्टर। कलेक्टर का मतलब होता है कलेक्ट का मतलब होता है कलेक्ट करने वाला। तो उसको क्या कहते हैं? कलेक्टर कहते हैं। तो वो कलेक्ट क्या करता था? राजस्व। तो मेन जो काम था वो था राजस्व का संग्रह। ठीक है। तो इसके पद का सर्जन कब किया गया? तो 1772 में किया गया। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। और पहले कलेक्टर किसे बनाए गए? सेल्फ सेल्डन को प्रथम कलेक्टर बनाया गया। कलेक्टर के बारे में थोड़ा सा यहाँ लिखा हुआ है कि ये जिला प्रशासन का क्या होता है? सर्वोच्च अधिकारी होता है। उसके बाद में इसकी नियुक्ति कैसे होती है? तो या तो जो IAS है, इनकी नियुक्ति में IAS अधिकारी जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो चयनित सदस्य हैं उनको क्या बनाया जाता है? जिला कलेक्टर बनाया जाता है। या फिर जो RS अधिकारी हैं, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी राजस्थान प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी हैं उनको भी क्या बनाया जाता है? जिला कलेक्टर बनाया जाता है। लेकिन कब बनते हैं? जब वो RS अधिकारी के रूप में काफी लंबे समय तक उनको अनुभव होता है। फिर उनका प्रमोशन किस में किया जाता है? IAS में किया जाता है। और उसके बाद में जाकर के उनको क्या बनाया जाता है? जिला कलेक्टर बनाया जाता है। और ऐसा स्टार्टिंग से नहीं था, जैसे 1948 से था या फिर 50 से था संविधान लागू हुआ था। ये व्यवस्था जो है यानी RS अधिकारी को प्रमोशन IAS में किया गया, और फिर उसके बाद में उसको क्या बनाया गया? जिला कलेक्टर। तो ये व्यवस्था 2009 में शुरू हुई, यानी पहली बार 2009 में ये किया गया कि किसी RS अधिकारी का प्रमोशन IAS में किया गया, और फिर उसको क्या बनाया गया? जिला कलेक्टर। उसके बाद 1813 में आप आओगे तो लॉर्ड मैकेंजी नाम के एक व्यक्ति थे। उन्होंने जिलाधीश को दांडिक शक्तियां भी दी, यानी दंड देने की शक्तियां भी दी। और 1813 से ही जिलाधीश को जिला मजिस्ट्रेट भी कहा जाने लगा। आपने देखा होगा कि जिला कलेक्टर को DC बोलते हैं, यानी जिला कलेक्टर। और एक और नाम से इन्हें बोलते हैं DM। DM का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जैसे SDO सुना होगा आपने, सब डिविजनल ऑफिसर, उसे ही क्या बोलते हैं? SDM बोलते हैं, यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बोलते हैं। तो ये जो DM शब्द बोला गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी जिला कलेक्टर को दंडिक शक्तियां कब दी गई, किसके समय दी गई? तो 1813 में लॉर्ड मैकेंजी के समय दी गई। इसलिए जो जिला कलेक्टर है उसको क्या कहते हैं? जिला मजिस्ट्रेट, क्योंकि उसके पास में मजिस्ट्रेट की भी पावर होती है।
संविधान सभा में अगर हम मैं देखूं तो संविधान सभा में अखिल भारतीय सेवा जो ये आईएएस है, आईपीएस है, तो अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त करने की बात चली थी, क्योंकि कई सारे संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने ऐसा कहा था कि जो अखिल भारतीय सेवा है ये अंग्रेजों की देन है, अंग्रेज हम पर थोप करके गए थे, तो हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन उस समय जो हमारे गृह मंत्रालय जिनके पास में था, सरदार पटेल, उन्होंने जो अखिल भारतीय सेवा है इनका क्या किया था, समर्थन किया था कि नहीं, इनको क्या है, भारत में लागू रहना चाहिए और ये एक बहुत बेहतर काम करेगा। और कई लोग मानते भी हैं कि अगर भारत एक संघ के रूप में बना हुआ है, अगर भारत का आज विभाजन नहीं हुआ है, टुकड़े नहीं हुए हैं, भारत को जो जोड़ करके जो सबसे मजबूत तरीके से रखता है वो कौन रखता है, जिले का प्रशासन, यानी जो अखिल भारतीय सेवा के जो लोग हैं, अखिल भारतीय सेवा आईएएस अधिकारी हैं जो सिविल सर्विस से आते हैं, वो भारत को जोड़ करके रखते हैं। तो प्रश्न यह है कि संविधान सभा में अखिल भारतीय सेवाओं के समर्थन किसने किया, अखिल भारतीय सेवाओं को देश में रखने का समर्थन किसने किया, तो वो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद में एक आर्टिकल और इससे संबंधित याद रखना है, आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 बात करता है कि राज्य लोक सेवाओं में कार्यपालिका और न्यायपालिका को क्या रखेगा, अलग अलग किया जाएगा, यानी कार्यपालिका अलग होगी, न्यायपालिका अलग होगी। जबकि आप अगर जिला कलेक्टर का पद देखोगे तो जिला कलेक्टर के पद में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है, क्योंकि एक तो जिला कलेक्टर कार्यपालिका के रूप में काम करता है जिसमें डीसी होता है जिला कलेक्टर, और इसके अलावा एक वो डीएम होता है यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी उसके पास में किस तरह की शक्तियां होती हैं, दांडिक शक्तियां भी होती हैं। अब आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति कैसे होती है, तो देखो आईएएस अधिकारी जो है उनका आवंटन उस राज्य सरकार की मांग पर, यानी राज्य सरकार की मांग पर आईएएस अधिकारियों का जो आवंटन है वो कौन करता है, भारत सरकार का कार्मिक मंत्रालय करता है। किसकी मांग पर, राज्य सरकार की मांग पर। और आईएएस के जो कैडर होते हैं, यानी सिविल सर्विस का जब एग्जाम होता है तो जो एस्पिरेंट सेलेक्ट होते हैं तो उनके बाद में, ट्रेनिंग के बाद में उनको कैडर जो है आवंटित किया जाता है। तो कैडर को आवंटित करने का काम कौन करता है, वो भी करता है कार्मिक मंत्रालय। अब कैडर का मतलब है कि एक कैडर बना हुआ है कुछ राज्यों का, तो उसी कैडर में रहकर के आप क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। जैसे आपने भी नाम सुना होगा टीना डाबी जी का, तो टीना डाबी जी जैसलमेर की डीएम थी, यानी डीसी जिला कलेक्टर थी। तो उसके बाद में क्या है, उनका कैडर कौन सा था, राजस्थान कैडर था, इसलिए वो कहां काम कर रही है, राजस्थान में काम कर रही है। उसके बाद में यहां पर लिखा हुआ है कि जब राजस्थान में आईएएस अधिकारी आते हैं तो राज्य सरकार के कार्मिक विभाग के अधीन होते हैं, यानी आईएएस अधिकारी, कोई भी भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी जब राज्य में पोस्टेड होता है, राजस्थान में पोस्टिंग होगी उसकी, तो वो किसके अंडर काम करेगा, कार्मिक विभाग के अधीन होगा। लेकिन जब उसको जिलाधीश के रूप में नियुक्त किया जाएगा तो वो किस विभाग के अंदर चला जाएगा, सामान्य प्रशासन विभाग के अंदर। यानी आईएएस अधिकारी जो है वो किसके अंडर रहते हैं, कार्मिक विभाग के, लेकिन जब उनको जिलाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है तो वो किस विभाग के अंडर आते हैं, तो वो आते हैं सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन आते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक दिक्कत ये हुई, दिक्कत क्या कि जो प्रशासन है उसको सही तरीके से और बेहतर करने के लिए एक नई प्रणाली का शुरू की गई 1 जनवरी 2011 को। वो प्रणाली है कमिश्नरेट प्रणाली। ठीक है, और ये कमिश्नरेट प्रणाली 2 जिलों में शुरू की गई, एक थी जयपुर और जोधपुर। और इसमें बेसिकली क्या हुआ कि कमिश्नरेट प्रणाली के तहत जिन जिलों में कमिश्नरेट प्रणाली लागू है वहां पर जो कानून और व्यवस्था बनाने का जो है वो दायित्व किसके पास में है, कानून व्यवस्था बनाए रखने का कानून और शांति व्यवस्था के लिए कौन उत्तरदायी है, वहां पर कौन बना के रखेगा, कमिश्नर बना के रखेगा। और ये कमिश्नर किस सेवा के अधिकारी होते हैं, ये आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस के क्या होते हैं, अधिकारी होते हैं। तो यहाँ पर आप समझोगे कि कमिश्नरेट प्रणाली जब लागू हुई, जयपुर और जोधपुर में सबसे पहले लागू की गई, तो किसके पास में पावर ज्यादा आ गई, कमिश्नर के पास में पावर आ गई। और कमिश्नर कौन होता है, भारतीय जो पुलिस सेवा है उसका अधिकारी होता है। तो आईपीएस जो होता है उसको कमिश्नर बनाया जाता है, और ये प्रणाली जयपुर और जोधपुर में शुरू की गई। और इससे हुआ क्या कि जो डीएम है यानी जो जिला कलेक्टर है उसकी शक्तियों में क्या हुई, इससे कमी हुई, क्योंकि जो जिले का सारा प्रशासन है, कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखना, उसकी पावर किसके पास में आ गई, कमिश्नर के पास में। और कमिश्नर कौन होता है, भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस होता है।
ठीक है। तो कमिश्नर प्रणाली से जिलाधीश की भूमिका में क्या है, कमी आई, क्योंकि पहले क्या होता था कि जिले में जिला कलेक्टर जो होता था वो शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सबसे प्रमुख अधिकारी होता था, और वो क्या कर सकता था, जो आईपीएस है यानी जो एसपी होता था उस जिले का, पुलिस का कप्तान, वो किसके परामर्श पर काम करता था, यानी किसी भी चीज के बारे में, जैसे कहीं पर दंगे हो गए तो लाठीचार्ज करना है नहीं करना है, इसके संबंध में किसकी परमिशन लेनी होती थी, कलेक्टर की परमिशन लेनी होती थी, यानी आईएएस अधिकारी की परमिशन चाहिए थी उस जिले का जो जिला कलेक्टर होता था। अब लेकिन कमिश्नर प्रणाली में क्या हुआ कि कमिश्नर प्रणाली में जो पूरी पावर्स है वो किसके पास में चली गई, कमिश्नर के पास में चली गई, और कमिश्नर किस सेवा का अधिकारी होता है, भारतीय पुलिस सेवा का। इसलिए कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद में जो आईएएस अधिकारी हैं, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा है, जिलाधीश हैं, उसकी भूमिका में क्या आई, कमी आई। ठीक है। 73वें 74वें संशोधन से पहले जिलाधीश किसके रूप में काम करता था, तो नियामक यानी रेगुलेट करने के काम, रेगुलेटर के रूप में काम करता था। लेकिन अब उसकी भूमिका क्या है, समन्वयकी है, यानी सरकार और जो पंचायती राज है उनके बीच में बैलेंस बनाकर रखने का काम कौन करता है, अब जिला कलेक्टर करता है। और उसके बाद में यहां पर लिखा हुआ है कि जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग था, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 में बनाया गया इसकी पोस्ट को लेकर के, और इसने 15 रिपोर्ट दी टोटल, और इस रिपोर्ट में से जो 5वीं रिपोर्ट थी वो थी लोक व्यवस्था पर यानी पब्लिक ऑर्डर पर, और इसकी जो 15वीं रिपोर्ट थी राज्य व जिला प्रशासन पर थी। तो प्रश्न यह है कि द्वितीय प्रशासनिक जो आयोग था उसका गठन कब किया गया, 2005 में किया गया, और इसकी 15वीं रिपोर्ट किस पर थी, तो इसकी 15वीं रिपोर्ट थी राज्य और जिला प्रशासन पर। ये आप लोगों को याद रखना है। अब हम आते हैं जिला कलेक्टर के बारे में कथनों को लेकर के, क्योंकि कई बार क्या है, इससे कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप देखोगे तो जिला कलेक्टर से जनरली 2-3 तरीके के प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न तो ये पूछते हैं जैसे कि जिला कलेक्टर के पद का सृजन कब हुआ, है ना, और उस समय गवर्नर जनरल कौन था, या फिर इसके अलावा पूछते हैं कि जो जिला कलेक्टर हैं इसके पद को लेकर के कौन से विद्वानों ने क्या क्या कहा, इसके बारे में प्रश्न पूछते हैं। और तीसरा तरीके का प्रश्न ये पूछते हैं कि जो जिला कलेक्टर हैं और राजस्व अधिकारी के रूप में कौन से काम करता है, दंडनायक के रूप में कौन से काम करता है, यानी जिला कलेक्टर के कार्यों को लेकर के भी प्रश्न पूछा जाता है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि जिला स्तर पर जिला कलेक्टर राज्य सरकार की आंख, कान और हाथों के रूप में काम करता है। तो प्रश्न यह है कि राज्य सरकार की आंख, कान और हाथों के रूप में जिले में कौन काम करता है, तो वो है जिला कलेक्टर। उसके बाद में जिला कलेक्टर राज्य स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, यानी जिला स्तर पर क्या करता है, राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। तो जिला कलेक्टर जिला स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। अब उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं कि जिला कलेक्टर का पद एक संस्थागत करिश्मा है, यानी जिला कलेक्टर के पद को संस्थागत करिश्मा किसने कहा, तो वो कहा था रजनी कोठारी ने। तो ये नाम आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि प्रश्न इस तरीके से पूछा जाएगा, एक तरफ कथन होंगे, दूसरी तरफ नाम होंगे कि जिला कलेक्टर के पद को संस्थागत करिश्मा किसने कहा, तो इसको सुमेलित करना होगा। तो जिला कलेक्टर का पद एक संस्थागत करिश्मा है, ये बात किसने कही थी, रजनी कोठारी ने की थी। उसके बाद में जिला कलेक्टर एक कछुए के समान है जिसकी पीठ पर भारत सरकार का हाथी कड़ा है। देखो ये बात कि जिला कलेक्टर जो है ना उसका पद तो एक कछुए के समान मान लो जिस पर भारत सरकार का क्या है, हाथी खड़ा हुआ है। अब इसका मतलब समझ सकते हो आप जिला कलेक्टर पर कितना बड़ा बोझ है या फिर कितना बड़ा उत्तरदायित्व है। तो ये कथन किसने कहा था, रेमजे मैकडोनाल्ड ने कहा था। उसके बाद में कहीं दूसरी जगह पर जिलाधीश के समान न तो कोई अधिकारी हुआ है नहीं होगा, ये किसने कहा, ये के दास ने कहा। तो प्रश्न यह है कि जिला कलेक्टर के पद को संस्थागत करिश्मा किसने कहा, तो रजनी कोठारी ने कहा। जिला कलेक्टर की तुलना कछुए से किसने की, तो रेमजे मैकडोनाल्ड ने की। और जिला कलेक्टर के जैसा पद न तो अब हुआ है और न ही फ्यूचर में होगा, ये बात किसने की थी, के दास ने की थी। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद में जिलाधीश जिला प्रशासन की क्या है, एक दूरी है, यानी दूरी का मतलब है केंद्र की तरह मान लीजिए जिसके इर्द गिर्द क्या घूमता है, पूरे जिले का प्रशासन घूमता है। तो जिला कलेक्टर जो है, जिलाधीश जो है, उसको जिला प्रशासन की दूरी किसने कहा था, वो कहा था अटल बिहारी वाजपेयी ने। और किसमें कहा था, तो मई 2005 में इन्होंने एक भाषण दिया था, उस भाषण में इसके बारे में बात की गई थी। इसके अलावा एक दो बातें और हैं। पहली चीज की जो साइमन कमीशन आया था, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी 1930 में, और उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि जो जिलाधीश का जो पद है ना वो कौन होना चाहिए, तो जिलाधीश को एक अधिवक्ता, एक लेखाविद, एक सर्वेक्षणकर्ता
तथा राजपत्रों का तैयार लेखक होना चाहिए। यानी एक जिलाधीश के भीतर एक अधिवक्ता की भी क्वालिटी होनी चाहिए, एक लेखाविद की भी क्वालिटी होनी चाहिए, और एक सर्वेक्षणकर्ता जो है उसकी भी क्या होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। और ये बात किसने की थी? तो साइमन कमीशन ने की थी, या फिर आपके सामने ये आ सकता है भारतीय स्टैट्यूटरी कमीशन। तो इन दोनों में से आप लोगों को याद रखना है, भारतीय स्टैट्यूटरी कमीशन या फिर साइमन कमीशन ने 1930 में जो अपना प्रतिवेदन दिया था उसमें कहा था कि कलेक्टर को क्या होना चाहिए, एक अधिवक्ता, लेखाविद, सर्वेक्षणकर्ता या राजपत्रों का तैयार लेखक। ठीक है, और उसके बाद में कलेक्टर को मिनी गवर्नमेंट भी कहा जाता है। देखो ये थोड़ा सा आप लोगों को फ्लो में थोड़ी सी दिक्कत लग रही होगी, और इसका रीजन ये है कि जो मैंने कंटेंट लेके आया हूँ, ये कंटेंट क्या है, एकदम टू द पॉइंट है। यानी ये एक कहानी की तरह नहीं है कि मैं आपको समझाने लग जाऊं कि जिला कलेक्टर क्या है क्या नहीं है, ऐसे लंबा पूरा। मैं चाहता हूं कि आप लोग पॉइंट्स के रूप में याद रखें इसको, चाहे थोड़ा सा कहानी ब्रेक भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हाँ, एग्जाम में जब आपके प्रश्न आएंगे, जब आप इस पीडीएफ को पढ़ोगे तो आपको थोड़ी सी आसानी हो कि हमें क्या पढ़ने हैं, डायरेक्ट फैक्ट पढ़ने हैं, और फैक्ट के साथ में थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट में जहां जहां मुझे लग रहा है कि इसके बारे में डिस्कस किया जाना चाहिए वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो ये स्लाइड बहुत याद रखना कि राज्य सरकार की आंख, कान और हाथों के रूप में कौन काम करता है? जिलाधीश काम करता है। जिलाधीश के पद को संस्थागत करिश्मा किसने कहा? रजनी कोठारी ने कहा। जिलाधीश की तुलना कछुए से किसने की? रैमजे मैकडोनल्ड ने की। जिलाधीश के समान न तो कोई पद हुआ है और न ही फ्यूचर में होगा, ये बात किसने की? के दास ने की। और उसके बाद में जिलाधीश को एक लेखाविद, एक सर्वेक्षणकर्ता और राजपत्रों का तैयार लेखक होना चाहिए, ये किसने कहा? तो ये साइमन कमीशन ने कहा 1930 की अपनी रिपोर्ट में, या फिर भारतीय स्टैट्यूटरी कमीशन। ठीक है, और उसके बाद में जिलाधीश को जिला प्रशासन की धुरी किसने कहा? तो ये धुरी कहा था हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। कब कहा था? मई 2005 में इन्होंने जो भाषण दिया था उसमें कहा था। अब देखो थोड़ा सा हम तैयारी तो कर रहे हैं, साथ ही में टॉपिक्स हम पढ़ ही रहे हैं, तो उसके साथ साथ हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम इसके टेक्स्ट की जो है वो प्रैक्टिस भी करें। हालांकि जो आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर इनके क्वेश्चन क्यों नहीं करवा रहे, इनकी प्रैक्टिस क्यों नहीं करवा रहे। तो देखो, जब आपके एग्जाम थोड़े से पास में आएंगे तो मैं सभी टॉपिक्स के क्वेश्चन, आपको बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन बना करके लेके आऊंगा, उसके हम यहाँ सोल्व भी करेंगे, आप लोग भी मुझे आंसर बताओगे, मैं भी अपने तरफ से कुछ उसमें ऐड करूंगा। वो बात की बातें हैं, यानी अभी थोड़ा सा हम टॉपिक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में क्वेश्चनों पर आएंगे। लेकिन अगर आप एग्जाम जैसा माहौल चाहते हैं, एग्जाम जैसा टेक्स्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप लोग क्वालिटी एजुकेशन की तरफ से एक टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है वीडियो के लिए, जिसमें टोटल 24 टेस्ट होंगे। 16 टेस्ट कैसे होंगे? टॉपिक वाइज होंगे। 8 टेस्ट फुल लेंथ होंगे, और इसकी प्राइस है 349 रुपए। अब ये प्राइस में भी अगर आप NH01 कूपन कोड यूज करोगे तो आपको इसमें डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग कुछ टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं, या फिर कोई सब्जेक्ट पूरा ही पढ़ना चाहते हैं, यानी कुछ सब्जेक्ट अभी भी आप लोगों के छूट रहे हैं, तो आप ये पटवार और वीडियो का कॉम्बो कोर्स भी ले सकते हैं, जिसकी प्राइस 1999 रुपए है। और इसमें भी अगर आप NH01 कूपन कोड यूज करोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और खास बात ये है कि ये जो टेस्ट सीरीज है ना, पटवार की और वीडियो की, ये क्या मिलेगी? इसमें फ्री मिलेगी, तो आप इसको जरूर जाके चेक कर लेना। उसके अलावा कुछ लोग डिमांड कर रहे थे कि सर पटवार की जो टेस्ट सीरीज चल रही थी क्वालिटी एजुकेशन पे, वो टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, और हमने कोशिश भी की है कि उसमें आप लोगों को काफी टेस्ट भी ऐड किए, उसमें वो बढ़ते बढ़ते 30 टेस्ट के लगभग हो गए थे। फिर हमने सोचा कि एक सेपरेट जो है वो इसके लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च की जाए। तो ये एक टेस्ट सीरीज है पटवार की, जिसमें टोटल 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, यानी इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट नहीं है, जो कि पहले की टेस्ट सीरीज में आ चुके हैं। तो ये फुल लेंथ टेस्ट होंगे 10, जिसकी प्राइस 249 रुपए है। और इसमें अगर आप NH01 कूपन कोड यूज करोगे तो आपको इसमें अच्छा खासा डिस्काउंट में मिल जाएगा। ठीक है, और एक ऊपर ये भी है कि एक तो वो 30 टेस्ट वाला टेस्ट है ना, और टेस्ट सीरीज, और उसके बाद में एक ये 10 फुल लेंथ वाली टेस्ट सीरीज, इन दोनों का कॉम्बो ऑफर भी बना हुआ है। तो ये सब आप कहां देखने को मिलेगा? क्वालिटी एजुकेशन का जो ऐप है वहां पर जाकर आप चेक कर लेना। राजस्थान पुलिस की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक टेस्ट सीरीज है, जिसमें टोटल 15 टेस्ट है। 10 टेस्ट कैसे हैं? टॉपिक वाइज है। 5 टेस्ट जो होंगे वो फुल लेंथ होंगे, और उसके बाद में इसकी प्राइस भी 199 रुपए ही है बिल्कुल। और इसमें भी अगर NH01 कूपन कोड यूज करोगे तो आपको इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये पुलिस की टेस्ट सीरीज, उसके बाद में ये पटवार की और वीडियो की टेस्ट सीरीज आप लोग जरूर दें, ताकि आप लोग जब एग्जाम में जाएं तो आप लोगों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आप लोगों ने एग्जाम जैसे माहौल में क्या कर रखी है, वहां पर प्रैक्टिस कर रखी है। सॉरी। अब हम आते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट पर, जिला कलेक्टर के कार्यों पर, यानी जिला कलेक्टर काम क्या करता है। देखो, जिला कलेक्टर 2-3 तरीके के काम करता है। पहला तो काम करता है कि वो राजस्व अधिकारी के रूप में काम करता है।
दो, एक दंड नायक के रूप में काम करता है जिसे हम डीएम कहते हैं, और एक काम करता है वो निर्वाचन अधिकारी के रूप में। तो हम एक एक करके थोड़ा सा देखते हैं इसको, ठीक है। राजस्व अधिकारी के रूप में पहला काम होता है भूमि सुधार, यानी जो लैंड रिफॉर्म्स है उससे रिलेटेड ये काम करता है। भूमि का अधिग्रहण करना यानी लैंड एक्वायर करना, और भूमि को मैनेजमेंट करना, प्रबंधन से संबंधित कार्य कौन करता है? जिला कलेक्टर करता है। तो भूमि सुधार करना, लैंड रिफॉर्म, भूमि अधिग्रहण, लैंड एक्विजिशन और भूमि प्रबंधन यानी लैंड मैनेजमेंट का काम कौन करता है? ये करता है जिला कलेक्टर। और ये कार्य जिला कलेक्टर की कौन सी कैटेगरी में आता है? राजस्व अधिकारी के रूप में काम करता है। क्योंकि प्रश्न ऐसा आएगा कि निम्न में से जिला कलेक्टर कौन सा कार्य, निम्न में से कौन सा कार्य जिला कलेक्टर का राजस्व अधिकारी के रूप में नहीं है? तो इसमें से दो तीन लाइनें आ जाएगी, दो तीन स्टेटमेंट, और ए स्टेटमेंट किसी न्यायिक कार्य से आएगा या फिर निर्वाचन अधिकारी के रूप में आएगा, तो आप लोगों को वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो राजस्व अधिकारी के रूप में पहला काम है भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण और भूमि का प्रबंधन करना। उसके बाद में जो सरकारी संपत्ति है और जो सरकारी भूमि है उनकी रक्षा करना भी इनका काम है। यानी सरकार की जितनी भी संपत्ति है, सरकार की जो भी भूमि है, उनकी रक्षा करने का काम कौन करता है? वो भी करता है जिला कलेक्टर। और ये किस तरीके का कार्य है? ये राजस्व अधिकारी के रूप में कार्य है। स्टाम्प जो अधिनियम बना हुआ है हमारा, उसको लागू करना और राजकोष पर निगरानी रखना। एक तो जो स्टाम्प अधिनियम है उसको ठीक तरीके से इंप्लीमेंट करना, और उसके अलावा जो राजकोष है, जो जिले का राजकोष होता है, उस पर निगरानी रखने का काम कौन करता है? जिला कलेक्टर करता है। उसके अलावा टैक्स होते हैं बहुत सारे, जैसे एक तो उत्पाद शुल्क होता है, एक कृषि आयकर होता है, बकाया राजस्व, सिंचाई कर आदि की जितनी भी वसूली करने का काम कौन करता है? वो भी कौन होता है? जिला कलेक्टर करता है, ठीक है। उसके बाद में भू राजस्व से संबंधित मुकदमों की अपील पर सुनवाई करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को याद रखना कि भू राजस्व से संबंधित मामलों की सुनवाई करने, भू राजस्व से संबंधित जो मामले होते हैं उन पर जो अपील की जाती है उनकी सुनवाई करने का काम कौन करता है? जिला कलेक्टर करता है। उसके अलावा दंडाधिकारी के रूप में कौन कौन से कार्य हैं, यानी डीएम के रूप में कौन कौन से कार्य करता है? पहला है कि जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना, ये एक पहला कार्य है इसका। उसके बाद में जो भी मान लो जिले में कोई सांप्रदायिक दंगा हो गया, किसी धरना प्रदर्शन चल रहा है, थोड़ा सा माहौल खराब चल रहा है उस समय, तो उस समय जिले में प्रदर्शनों पर नियंत्रण करने का काम, जो सांप्रदायिक दंगे हो गए उनको मैनेज करने का काम कौन करता है? वो भी दंडाधिकारी के रूप में जिला कलेक्टर करता है। धारा 144 आपने सुनी होगी, ये तो ये मान के चलो कोरोना में आपने बहुत सी बार सुनी होगी कि जैसे ही इकट्ठा हुए तो बात चल रहा था कि कर्फ्यू लग रहा है, फिर धारा 144 लग रही है। या फिर जैसे मान लो कोई किसी भी तरह का, मान लो कोई माहौल खराब हो गया, किसी भी तरह की दुर्घटना हो गई जिले में, तो उस जिले में क्या किया जाता है कि लोग सड़कों पर ना आए, किसी भी तरह का दंगा ना हो, विद्रोह ना हो, तो उसको लेकर धारा 144 लगाई जाती है, जिसमें 4 या 4 से अधिक लोगों को एक जगह इकट्ठा करने पर पुलिस क्या करती है? उनको गिरफ्तार कर सकती है, यानी उन्हें इकट्ठा नहीं होने दिया जाता, भीड़ को तितर बितर किया जाता है। तो धारा 144 अभी थोड़ा सा वो भारतीय दंड संहिता को चेंज किया गया है, आपने देखा होगा उनका नाम। तो अब नए धारा के तहत धारा 163 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई करता है। यानी धारा 144 से संबंधित और नए अगर सेक्शन आपको पूछे तो नया सेक्शन कौन सा है? 163। तो उसमें मामलों की सुनवाई करने का काम कौन करता है? वो करता है जिलाधीश। विदेशी पासपोर्टों की जांच करना, मान लो कोई भी व्यक्ति है वो विदेश जाना चाहता है, तो विदेशी जो पासपोर्ट होते हैं उनकी जांच करने का काम कौन करता है? वो भी करता है जिला कलेक्टर। हथियारों के लाइसेंस से संबंधित कार्य करता है, यानी गन लाइसेंस आपको लेना हो तो उससे संबंधित कार्य भी कौन करता है? जिला कलेक्टर करता है। उसके अलावा शस्त्रालयों पर नियंत्रण, जो शस्त्रालय हैं जिले के उस पर कंट्रोल करता है, जिले के कारागारों का निरीक्षण करता है, ये भी आप लोगों को याद रखना। यानी जो जिले में जितने भी कारागार हैं, जैसे जेल बनी हुई है, उनके निरीक्षण का काम भी कौन करता है? जिला कलेक्टर करता है। किसी भी कैदी को पैरोल पर रिहा करना है, इसके संबंध में भी कार्य कौन करता है? जिला कलेक्टर करता है। यानी कैदी को पैरोल पर रिहा करना या नहीं करना, जिला कलेक्टर से संबंधित काम करता है। उसके अलावा एक और काम है, नोट लगा के यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिला कलेक्टर वार्षिक कानून व्यवस्था से संबंधित प्रतिवेदन जो है वो राज्य सरकार को भेजता है। यानी वर्ष में जितने भी कानून से संबंधित जो भी चीजें हुई उसका एक रिपोर्ट बनाता है, और ये रिपोर्ट किसको भेजता है? राज्य सरकार को। और रिपोर्ट भेजने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ये होती है जिला कलेक्टर की। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिला कलेक्टर वार्षिक कानून व्यवस्था प्रतिवेदन किसको भेजेगा? राज्य सरकार को भेजता है। अब हम आते हैं प्रशासनिक अधिकारी के रूप में क्या क्या काम होते हैं। पहला ये कि जिला कलेक्टर जिला बैंकर समन्वय समिति का अध्यक्ष होता है।
तो प्रश्न है कि जिला बैंकर समन्वय समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो वो अध्यक्ष कौन होता है, जिला कलेक्टर होता है। और ये किस तरीके का कार्य है जिला कलेक्टर का, ये प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य है। उसके बाद में राजकोष अधिकारी के रूप में कार्य करता है। वार्षिक बजट का अनुमान प्रस्तुत करना, ये किसका कार्य है, ये जिला कलेक्टर का कार्य है। जन सुनवाई से संबंधित कार्य करता है। सरकारी वाहनों और सर्किट हाउस डाक बंगले पर क्या करता है, नियंत्रण रखता है। तो सरकारी वाहन जितने भी चल रहे हैं जिले में, डाक बंगले से संबंधित और जो सर्किट हाउस पर कंट्रोल करने का काम कौन करता है, जिला कलेक्टर करता है। उसके बाद में भाई साहब देखो आप निर्वाचन अधिकारी के रूप में, यानी निर्वाचन अधिकारी के रूप में कौन कौन से काम करता है। तो जब भी चुनाव होते हैं राज्य में, तो जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में निर्वाचन से संबंधित कार्य भी करता है। यानी लोकसभा के चुनाव होते हैं और विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो उसमें जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में जिला कलेक्टर काम करता है। मतदान को प्रोत्साहन देने के लिए भी जागरूकता अभियान चलाता है, यानी लोग बढ़ चढ़ करके भाग लें, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग में भाग लें, इसके संबंध में जो है वो जागरूकता अभियान चलाता है। कौन चलाता है, कलेक्टर चलाता है। आपने देखे भी होंगे कई सारे पोस्ट लिखे हुए हैं कि मतदान जरूर करें, मतदान हमारा महत्वपूर्ण कार्य है। इस तरीके के लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए या फिर गांव गांव में कुछ पोस्टर्स लगाए जाते हैं कि लोगों को वोट तो करना ही है, वोट करना हमारा जिम्मेदारी है। तो इसके संबंध में क्या कौन करता है ये काम, जिला कलेक्टर। लोकसभा चुनाव के दौरान नामांकन स्वीकार करना, यह भी इंपॉर्टेंट बात है कि लोकसभा चुनाव के दौरान जितने भी कैंडिडेट्स हैं, प्रत्याशी हैं चुनाव के, तो उनका नामांकन स्वीकार करने का काम कौन करता है, वो करता है जिला कलेक्टर। और यहां पर क्या लिखा हुआ है, लोकसभा चुनाव के दौरान। तो ये आप समझ गए होंगे प्रशासन अधिकारी के रूप में कि जिला बैंकर समन्वय समिति के अध्यक्ष के रूप में, राजकोष अधिकारी के रूप में, वार्षिक बजट का अनुमान प्रस्तुत करना, सुनवाई से संबंधित कार्य और सरकारी वाहन, सर्किट हाउस और डाक बंगला जो है उस पर नियंत्रण रखने का काम कौन करता है, जिला कलेक्टर करता है। उसके बाद में और भी काम करते हैं अन्य कार्य। आपने एक एक्ट का नाम सुना होगा, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अधिनियम। और ये अधिनियम कब का है, ये अधिनियम है 2005 का। ठीक है, तो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अधिनियम 2005 के तहत जो जिला स्तर है उस पर किसका गठन किया गया है, जिला प्रबंधन समिति का। और इसका अध्यक्ष कौन होता है, इसका अध्यक्ष भी होता है डीसी यानी जिला कलेक्टर। तो प्रश्न आए कि जिला आपदा प्रबंधन समिति का जिला स्तर पर अध्यक्ष कौन होता है, तो वो कौन होता है, जिला कलेक्टर। और ये अधिनियम कब का है, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अधिनियम 2005 का। उसके बाद में प्राकृतिक आपदा आ जाए, मान लो कोई, जैसे मान लो भूकंप आ गया या फिर कोई बाढ़ जैसी स्थिति आ गई, ओले गिर गए, इस तरीके से कोई भी प्राकृतिक आपदा, या फिर मान लो महामारी आ गई, जैसे भी कोरोना के समय हुआ था, तो उसमें राहत कार्य और राहत की जो सहायता है उसको उपलब्ध करवाने का काम कौन करता है, जिला कलेक्टर करता है। यानी जिले में किसी भी तरह की कोई प्राकृतिक आपदा हो, चाहे महामारी जैसी सिचुएशन हो, तो उस समय नागरिकों को राहत दिलाने के लिए काम कौन करता है, वो करता है जिला कलेक्टर। और राहत के लिए जो सहायता उपलब्ध करवाई जाती है वो भी कौन उपलब्ध करवाता है, जिला कलेक्टर। रात्रि काल में पोस्टमार्टम की अनुमति देता है। अब देखो, जैसे मान लो कि रात्रि में क्या पोस्टमार्टम किया जा सकता है, तो पोस्टमार्टम जनरली किया जा सकता है, लेकिन रात्रि में अगर आप लोगों को पोस्टमार्टम करना है तो उसकी परमिशन कौन देगा, तो उसकी परमिशन किससे लेनी होगी, तो जिला कलेक्टर से परमिशन लेनी होगी। तो पोस्टमार्टम से संबंधित परमिशन कौन देता है रात्रि काल में, वो देता है जिला कलेक्टर। यह जिले में प्रोटोकॉल अधिकारी से संबंधित अधिकारी के रूप में भी कार्य करता है। मान लो कोई भी व्यक्ति है जो जिले में आ रहा है, संवैधानिक अधिकारी है, मान लो राज्यपाल साहब आ गए, अब ये संवैधानिक पदाधिकारी हैं, तो उनका प्रोटोकॉल क्या होगा, रेड कारपेट बिछाया जाएगा, नहीं बिछाया जाएगा, किस तरीके से उनका स्वागत सम्मान किया जाएगा, तो इसके संबंध में पूरा प्रोटोकॉल बना हुआ है। तो उस प्रोटोकॉल को देखने का काम कौन करता है, उस प्रोटोकॉल के संबंध में कार्य कौन करता है, वो करता है जिला कलेक्टर। और ये प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, क्योंकि संवैधानिक पद व्यक्ति के आगमन पर। ठीक है, उसके अलावा एक जनगणना से संबंधित काम भी है कि आवश्यक जनगणना संबंधित कार्य भी करता है ये जिला कलेक्टर। और उसके अलावा एक आवश्यक वस्तु अधिनियम और संबंधित नियमों और प्रावधानों को लागू करना, यानी जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है, यानी बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो जिन्हें आवश्यक वस्तुओं में शामिल किया गया है, जैसे अनाज है, अभी कोरोना में आपने देखा होगा सैनिटाइजर और वो क्या नाम, उसको मास्क को भी शामिल किया गया था। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम बेसिकली मतलब यही कि इन पर ज्यादा टैक्स नहीं लगाया जा सकता और ये आम आदमी को सुलभ तरीके से उपलब्ध होगी। तो ऐसा एक्ट बना हुआ है, तो इसके प्रावधानों को लागू करने का काम कौन करता है, वो भी करता है जिले का जिला कलेक्टर।
अब हम आते हैं उपखंड अधिकारी पर। और उपखंड अधिकारी का बेसिक सा मतलब यही है, इसको कहते हैं एसडीओ यानी सब डिविजनल ऑफिसर। और उपखंड अधिकारी किसे बनाया जाता है? तो उपखंड अधिकारी बनाया जाता है राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को बनाया जाता है जनरली। लेकिन कभी कभार जो ट्रेनी आईएएस है, यानी जो आईएएस जिनकी ट्रेनिंग चल रही है, उसे भी इस पद पर क्या किया जा सकता है? नियुक्त किया जा सकता है। जैसे आपने नाम सुना होगा टीना डाबी का, तो टीना डाबी की पहली रैंक थी पूरे भारत में, और फिर जब उनको आवंटित किया गया, पहली बार जो है क्या बनाया गया था, उन्हें एसडीएम ही बनाया गया था। और एसडीएम बनाया गया था, तो वहां से आप पता कर सकते हैं कि जो ट्रेनी आईएएस है, जो नव नियुक्त जो आईएएस हैं, उनको क्या बनाया जाता है? एसडीओ बनाया जा सकता है। उपखंड, देखो उपखंड के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। उपखंड क्या है कि एक विकासात्मक इकाई है जो जिला और जो तहसील है उसके मध्य कड़ी का कार्य करती है। यानी एक तरफ मान ले आप जिला है और उसके अलावा इधर तहसील है, और इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करती है? कड़ी की तरह वो करती है उपखंड। और उप जिले को किसमें डिवाइड किया जाता है? उपखंड में। और उपखंड के बाद में कौन सी इकाई आती है? तहसील आती है। तो उपखंड का जो मेन अधिकारी होता है, जो प्रमुख होता है, वो कौन होता है? उपखंड अधिकारी होता है। यह एक निरीक्षण, अब उपखंड अधिकारी के बारे में यहां पर लिखा हुआ है कि यह निरीक्षण, जांच और पर्यवेक्षण अधिकारी है जो उपखंड के संपूर्ण प्रशासन का पर्यवेक्षण करता है तथा राजस्व मामलों में फैसले भी सुनाता है। यानी उपखंड अधिकारी क्या है कि एक तो वो निरीक्षण, जांच कर सकता है, पर्यवेक्षण कर सकता है राजस्व से संबंधित मामलों में, और उसके बाद में क्या सुना सकता है? फैसला भी सुना सकता है। क्योंकि जैसे हम डीसी होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उसको डीएम भी बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। उसी तरीके से जो एसडीओ है उसके पास में भी ये पावर होती है मजिस्ट्रेट वाली, इसलिए हम क्या कहते हैं? इन्हें सब डिविजनल मजिस्ट्रेट भी कहते हैं, जिसे एसडीएम कहते हो आप। और जो अधिकतर जो लोग बनते हैं यानी आरएस की एग्जाम देते हैं, तो उनका जो मेन जो लक्ष्य होता है, जो उनको बनना होता है, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है अधिकतर लोगों की? वो होती है एसडीएम यानी राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी। नियुक्ति ट्रेनी आईएएस, मैंने जैसा बताया आरएस या फिर आरटीएस का प्रमोशन हो जाता है। जैसे एक हायरार्की चलती है, तो हायरार्की आपको थोड़ा सा समझाता हूं। जैसे मान लो एक तो पटवारी है, तो पटवारी का प्रमोशन किस पे होता है? भू अभिलेख निरीक्षक पे होता है। फिर उसके बाद में कौन आता है? उसके बाद में आता है नायब तहसीलदार, फिर उनका आता है फिर तहसीलदार, और फिर तहसीलदार के बाद में कौन है? एसडीओ यानी एसडीएम, जिसे हम क्या कहते हैं? उपखंड अधिकारी। तो कभी कभार क्या होता है कि जो आरटीएस अधिकारी होते हैं उनका भी प्रमोशन इस पद पर कर दिया जाता है। एसडीओ को जिला कलेक्टर की आंख कान कहते हैं। यानी जैसे राज्य सरकार के आंख कान और अधिक हाथ किसको कहते हैं? जिला कलेक्टर को कहते हैं। उसी तरीके से जिला कलेक्टर के आंख कान किसे कहते हैं? वो कहते हैं उपखंड अधिकारी को। क्योंकि जो काम जिले में जिला कलेक्टर करता है, वही काम उपखंड में कौन करता है? उपखंड अधिकारी करता है। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है। अब उपखंड अधिकारी के भी कार्य हम देखेंगे, जैसे हमने जिला कलेक्टर के देखे थे। तो पहला है राजस्व से संबंधित कार्य क्या क्या होते हैं। तो पहला कार्य है कि उपखंड में भू राजस्व अधिकारी के रूप में ये काम करता है। भू अभिलेखों को तैयार करना और उनका रखरखाव करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ये उपखंड अधिकारी की होती है। ग्रामवार नक्शे तैयार करवाता है, करता नहीं है। देखो यहाँ एक शब्द आप लोगों को यूज किया गया है, करवाता है, यानी ग्रामवार नक्शे को तैयार करवाता है। पटवारी हो गया, कानून हो गया, तहसीलदार हो गया, इनके कार्य को क्या करता है? निरीक्षण करता है। जो सरकारी भूमि है और जो संपत्ति है उस पर अवैध अतिक्रमण नहीं हो, उस अतिक्रमण को रोकने का काम भी कौन करता है? वो काम करता है उपखंड अधिकारी। जैसे आपने गांव में देखा होगा कि कोई भी भूमि है, उसे सरकारी भूमि में वो रजिस्टर्ड है, तो फिर उसके बाद में मान लो वहां पर लोगों ने इस पर क्या कर रखा है? अतिक्रमण कर रखा है, तो फिर एसडीएम साहब आते हैं, उसके साथ में पुलिस प्रशासन आता है, पूरा जाब्ता आता है और उसका अतिक्रमण को वहां से हटाया जाता है। हालांकि गांव वाले बहुत स्मार्ट है, वो जैसे ही एसडीएम साहब जाते हैं, जैसे ही वो पहुंचे उसके बाद में फिर वही अतिक्रमण कर लेते हैं। तो जो भूमियों पर, सरकारी भूमि और जो संपत्ति है उस पर अतिक्रमण को कौन रोकता है? तो वो रोकता है उपखंड अधिकारी। उसके बाद में देखो राजस्व का संग्रह करना, राजस्व संबंधित मुकदमों की सुनवाई भी करता है। तो राजस्व का संग्रह करना है, राजस्व से संबंधित जितने भी मुकदमे आते हैं, केसेस आते हैं, उनकी सुनवाई भी कौन करता है? उनकी सुनवाई करता है उपखंड अधिकारी। और फसल की स्थिति का आकलन करना, यानी इस बार फसल अच्छी हुई है नहीं हुई है, इसकी स्थिति का आकलन करना भी किसका काम है? उपखंड अधिकारी काम करता है। इससे संबंधित न्यायिक कार्य क्या है कि राजस्व मामलों में प्रथम श्रेणी का न्यायाधीश होता है। यानी फर्स्ट श्रेणी का कौन होता है? न्यायाधीश होता है। प्रश्न आए कि राजस्व के मामलों में प्रथम श्रेणी का न्यायाधीश कौन होता है? तो वो होता है उपखंड अधिकारी। तहसील प्रशासन
जो भी तहसील प्रशासन है उसके विरुद्ध मान लो कोई अपील की गई है, तो उस अपील की सुनवाई कौन करता है? तो वो अपील की सुनवाई करता है उपखंड अधिकारी करता है। क्योंकि देखो उपखंड किसमें डिवाइडेड है? तहसीलों में डिवाइडेड है। तो तहसील प्रशासन से संबंधित किसी भी तरह की कोई दिक्कत होगी तो उसकी सुनवाई कौन करेगा? उपखंड अधिकारी करेगा। मान लो भूमि का विभाजन करना है, उसके बाद में उत्तराधिकारी से संबंधित विवाद हो गया, पंजीकरण से संबंधित विवाद है, मुआवजा प्रकरण है, संपत्ति का विभाजन आदि मामलों में फैसला कौन सुनाता है? उपखंड अधिकारी सुनाता है। चाहे भूमि का विभाजन हो, चाहे उत्तराधिकार का मामला हो, चाहे सीमा विभाजन का मामला हो, चाहे उसके बाद में मुआवजे का मामला हो, या फिर संपत्ति को डिवाइड करना हो, तो इसके संबंध में फैसला कौन सुनाता है? इसका फैसला सुनाता है उपखंड अधिकारी। उसके बाद में देखते हैं कि ये एसडीएम के रूप में क्या काम करता है। तो एसडीएम यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के रूप में क्या कार्य है? पहला ये कि उपखंड में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। जैसे आपने देखा होगा कि जिले में कानून और व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व किसके पास में है? जिम्मेदारी किसकी है? जिला कलेक्टर की है। उसी तरीके से उपखंड में कानून व्यवस्था बनाए रखने का कार्य किसका है? उपखंड अधिकारी का। पुलिस थानों और चौकियों का निरीक्षण करना। जो भी पुलिस थाने हैं उपखंड में, जिस उपखंड में वो कार्यरत है, तो वहां की जो चौकियां हैं, जो पुलिस थाने हैं, उसको निरीक्षण करने का काम कौन करता है? उपखंड अधिकारी करता है। लेकिन जिले के सारे कारागार हैं, सारी जेलें हैं, उनको निरीक्षण कौन कर सकता है? जिला कलेक्टर। लेकिन एक पर्टिकुलर उपखंड के जो जेलें हैं उनका निरीक्षण कौन करेगा? उपखंड अधिकारी करेगा। धारा 144 लागू करता है, ये भी बात सही है। उपखंड में नया नाम कौन सा है? 163। तो उपखंड के क्षेत्र में अगर कोई अशांत क्षेत्र है तो वहां पर धारा 144 कौन लागू कर सकता है? उपखंड अधिकारी लागू कर सकता है। उसके अलावा धारा 144 और 151 धारा है, उसमें भी क्या करता है? ये सुनवाई भी करता है। तो ये भी उपखंड अधिकारी से संबंधित आप लोगों को कार्य याद रखने हैं। थोड़ा सा आप लोगों को ये क्लास बोरिंग ज्यादा लग रही होगी, और देखो बोरिंग का मतलब यही है कि हमारा सिंपल सा मकसद यही है कि हम इस टॉपिक को ठीक से समझ जाएं, इसके जितने भी फैक्ट्स हैं उन पर हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लें, फिर उसके बाद में जब आप इस पीडीएफ को पढ़ोगे तो आप लोगों को ये ठीक से समझ में आ जाए। हालांकि अगर आप खुद भी इसको पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, ज्यादा मुश्किल टॉपिक है नहीं, ठीक है। बस ये है कि आपको कंटेंट थोड़ा सा ठीक मिल जाए। उसके बाद में आता है कि विधायक प्रत्याशी का नामांकन, यानी कोई भी विधायक है वो चुनाव लड़ रहा है, कोई भी प्रत्याशी है वो विधायक का चुनाव लड़ रहा है, तो उसका जो नामांकन है, जो नॉमिनेशन फिल किया जाता है, उसको स्वीकार कौन करता है? उपखंड अधिकारी। लोकसभा चुनाव में उप चुनाव अधिकारी तथा विधानसभा चुनाव में प्रमुख चुनाव अधिकारी के रूप में काम करता है। यानी जब लोकसभा का चुनाव होता है तो उपखंड अधिकारी उप चुनाव अधिकारी के रूप में काम करता है, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव होता है तो विधानसभा के चुनाव में प्रमुख चुनाव अधिकारी के रूप में काम कौन करता है? उपखंड अधिकारी। उसके बाद में बीएलओ की बूथ लेवल ऑफिसर होता है, उसकी नियुक्ति भी कौन करता है? उपखंड अधिकारी। उपखंड में आपदा प्रबंधन से संबंधित कार्य भी करता है, और बीपीएल से नीचे लोगों की पहचान करना, यानी जो गरीबी रेखा से नीचे जो लोग जीवन यापन कर रहे हैं उनकी पहचान करना, उसकी लिस्ट तैयार करना, ये काम भी किसका है? ये काम किसका है? उपखंड अधिकारी का काम है। ठीक है, तो मुझे लगता है आप लोग बोर तो नहीं होंगे, थोड़ा सा क्लास भी लंबी हो सकती है, खैर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टॉपिक हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे सही इसी क्लास में, तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम देखते हैं थोड़ा सा तहसीलदार के बारे में कि तहसीलदार क्या होता है, तहसीलदार किसको बनाया जा सकता है, और उसके बाद में तहसीलदार काम क्या करता है। तहसील जो होती है, तहसीलदार एक राजस्व इकाई है। तहसील जो है ना वो क्या है? एक राजस्व इकाई है। यहाँ पर तहसील लिख लो। तहसील एक राजस्व इकाई है जिसका मुखिया कौन होता है? तहसीलदार होता है। तो तहसील क्या है? एक राजस्व इकाई है जिसका मुखिया तहसीलदार होता है, और तहसीलदार राजस्व से संबंधित कार्यों के लिए क्या है? उत्तरदायी है। तहसीलदार का मेन काम होता है राजस्व से संबंधित, तो राजस्व से संबंधित कार्यों के लिए कौन उत्तरदायी है? वो है तहसीलदार। तहसीलदार के राजस्व संबंधित कार्य कौन कौन से, यानी कौन कौन से काम करता है? तो पहला कार्य है कि जो राजस्व वसूला जाता है, यानी जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है, उस राजस्व को वसूलने की जो अंतिम जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है? तहसीलदार की होती है। तो राजस्व की वसूली की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है? तहसीलदार की होती है। उसके अलावा एक तकाबी ऋण होते हैं, उन तकाबी ऋणों को क्या करते हैं? वसूली करता है। तकाबी ऋण का मतलब है कि सरकार किसानों को कोई ऋण देती है जिसमें उनको खाद बीज खरीदना है या फिर कृषि से संबंधित औजार खरीदने हैं, तो इससे संबंधित एक ऋण होता है। उन ऋणों की वसूली का काम कौन करता है? तहसीलदार करता है। भूमि की किस्म, उसके अलावा भूमि की किस्म और उसका प्रकार, उसका वर्णन भी करता है कि कौन सी भूमि किस प्रकार की है, चरागाह में कौन सी भूमि है, कौन सी भूमि पशुचारण में आती है, कौन सी भूमि सरकारी भूमि के क्षेत्र में आती है। इसके संबंध में भूमि की किस्म का और उनके प्रकारों का वर्णन तहसीलदार करता है। भू मानचित्र तैयार करवाना,
यानी भूमि का जो मानचित्र है उसको तैयार करवाने का काम भी कौन करता है? तहसीलदार करता है। और तहसीलदार नियुक्त किसे किया जाता है? तो आरटीएस यानी राजस्थान तहसीलदार सेवा के जो व्यक्ति होते हैं उनको क्या किया जाता है? तहसीलदार नियुक्त किया जाता है। और आरटीएस की एग्जाम कौन लेता है? आरएस आरटीएस का एग्जाम होता है एक साथ में, और ये एग्जाम करवाती है आरपीएस से। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है तहसीलदार के बारे में कि राजस्व वसूल से संबंधित अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है? तहसीलदार की होती है। तकावी ऋणों की वसूली कौन करता है? तहसीलदार करता है। और उसके बाद में भूमि की किस्म, भूमि का प्रकार, इसके संबंध में वर्णन कौन करता है? तहसीलदार करता है। और भूमि के जो मानचित्र हैं उसको तैयार करवाने का काम किसका है? तहसीलदार का है। अब देखते हैं राजस्व न्यायालय के रूप में कौन काम करता है। तो राजस्व न्यायालय के रूप में भू संपत्ति से संबंधित मामले सुनने का जो प्राथमिक अधिकार है वो किसका है? प्राथमिक अधिकार है तहसीलदार का। यानी भू राजस्व संबंधित, भू संपत्ति से संबंधित जो मामले होते हैं उनको सुनने का जो प्राथमिक अधिकार है वो किसका है? तहसीलदार का। मामले कौन कौन से हो सकते हैं? भू संपत्ति संबंधित, मान लो कोई संपत्ति का विभाजन से संबंधित मामला हो, पंजीकरण से संबंधित मामला हो, उत्तराधिकार से संबंधित मामला हो, सीमा से संबंधित मामला हो, सीमा विवाद, और नामांकन से संबंधित मामला हो। तो इस तरीके के मामलों को सुनने में जो प्राथमिक अधिकारी होता है वो कौन होता है? तहसीलदार होता है। और ये तहसीलदार की किस तरीके की शक्ति है? राजस्व न्यायालय के रूप में। उप राजकोषीय अधिकारी के रूप में भी काम करता है। ये कौन काम करता है? तहसीलदार। और तहसीलदार के पास में एक और पावर है, आप लोगों को ये याद रखनी है। एक एग्जाम में से प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि तहसीलदार किसी भी दोषी व्यक्ति को 6 महीने की सजा और 200 रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। यानी जो उपयुक्त जो प्रकरण दिए हुए हैं, चाहे सीमा विवाद हो, चाहे संपत्ति विवाद हो, चाहे उत्तराधिकार का मामला हो, चाहे पंजीकरण का मामला हो, चाहे नामांकन का मामला हो, इन सभी मामलों में अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो जो तहसीलदार है उसके पास में ये पावर होती है कि वो उसे 6 महीने की सजा और 200 रुपए तक का क्या लगा सकता है? जुर्माना लगा सकता है। यानी तहसीलदार 6 माह की सजा और 200 रुपए जुर्माना, या नहीं है यहाँ पर, इसको प्लस कर लेना। यानी 200 रुपए जुर्माना, 6 माह की सजा और 200 रुपए जुर्माना लगा सकता है। अन्य कार्य उप पंजीयन अधिकारी के रूप में काम करता है। और अपना प्रबंधन से संबंधित कार्य भी कौन करता है? तहसीलदार करता है। ये आप लोग एक दो बार पढ़ोगे तो आप लोगों को ये याद हो जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं पटवारी को। आप जो बनने वाले हो, जो सबसे आपकी फेवरेट जॉब है, और गांव में भी आपको पता ही है पटवारी का अलग ही स्तर होता है। तो पटवारी क्या क्या काम करता है उसके बारे में हम देखते हैं। तो राजस्व कार्यों के लिए क्या किया गया कि जो तहसील है उसको कुछ पटवार सर्कल में बांटा गया। पहले हमने देखा था कि जिले को किस में बांटा गया था? उपखंड में बांटा गया था। उपखंड को तहसीलों में, और जो तहसील है उसको किस में बांटा गया? पटवार सर्कल में। और जो पटवार सर्कल का जो मुखिया होता है वो कौन होता है? पटवारी होता है। और पटवार सर्कल क्या होती है? जिसमें एक या एक से अधिक गांवों का क्या होता है? समूह में बांटा गया हो, उसको क्या कहते हैं? पटवार सर्कल कहते हैं। स्वतंत्रता से पहले अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता से पहले पटवार जैसा कोई पद नहीं था। इसकी जगह जो राजस्व संग्रह का काम करता था वो करता था लंबरदार। यहां पर नाम याद रखना, लंबरदार और था। लेकिन 1963 में लंबरदार को समाप्त करके पटवारी का पद सृजित किया गया। तो प्रश्न आए कि पटवारी का पद सृजन कब किया गया? तो पटवारी का पद सृजित किया गया 1963 में। और पटवारी से पहले कौन सा पद था? लंबरदार। और ये क्या काम करता था? ये राजस्व को एकत्रित करने का काम करता था। यानी पहले 1963 से पहले राजस्व को जो कलेक्ट करने का काम कौन करता था? लंबरदार। फिर 1963 में लंबरदार के पद को समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह कौन सा पद सृजित किया गया? पटवारी शब्द सृजित किया गया। इनकी भर्ती कौन करता है पटवारियों की? तो राजस्व मंडल की अनुशंसा पर कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इनकी भर्ती की जाती है। ठीक है, अब आते हैं भर्ती संबंधित नियम कौन बनाता है? तो नियम भी राजस्व मंडल बनाते हैं। देखो, हम एग्जाम की तैयारी करते हैं और कई बार हमें लगता है कि भर्ती से संबंधित नियम भी कौन ही बनाता है? ये अधीनस्थ बॉडी बनाता है, यानी कर्मचारी चयन आयोग बनाता है। लेकिन अगर आप लोग एक्चुअल में देखें तो भर्ती किस तरीके से होगी, किस प्रोसेस से होगी, इसके संबंध में डिसाइड कौन करता है? संबंधित विभाग डिसाइड करता है। जैसे मान लो पटवार की भर्ती है, तो पटवार की भर्ती के संबंध में नियम कौन बनाएगा? तो राजस्व मंडल ही बनाएगा। उसके बाद में भर्ती कैसे करवानी है, जैसे प्री होगा, मेंस होगा,
इसकी जो प्रक्रिया है इसके बारे में भी कौन डिसाइड करता है? राजस्व मंडल डिसाइड करता है। भर्ती में सिलेबस क्या होगा, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक शामिल होंगे, तो ये भी काम किसका है? विभाग का काम है, ये कर्मचारी चयन आयोग का काम नहीं है। कर्मचारी चयन आयोग के पास में जो सिलेबस आता है, जो पदों का वर्गीकरण आता है, उसके हिसाब से कर्मचारी चयन आयोग एक विज्ञप्ति जारी करता है और उस विज्ञप्ति के उसी प्रक्रिया के हिसाब से एग्जाम करवाता है और एग्जाम करा के जो सिलेक्ट कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट किसको सौंप देता है? राजस्व मंडल को सौंप देता है और इसके बाद में उसका काम फ्री हो जाता है, यानी उसका काम सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट देने तक ही है। अब एक तरीके का प्रश्न और पूछा जाता है पटवारियों को लेके, पटवारी प्रशिक्षण केंद्र को लेकर के। तो राजस्थान में पटवारियों की ट्रेनिंग कहाँ कहाँ पर दी जाती है? तो पहला एक ट्रेनिंग है इनकी टोंक पर, उसके बाद में कोटा, जोधपुर, उसके बाद में देवारी, उदयपुर, गंगानगर और अलवर। ये क्या है? पटवारी प्रशिक्षण केंद्र है, यानी जब आप पटवारी बनोगे तो आप ट्रेनिंग के लिए कहाँ जाओगे? तो इन जिलों में आप देख लो, एक तो टोंक जा सकते हो, कोटा भी भेजा जा सकता है, जोधपुर भी भेजा जा सकता है, उदयपुर में जो देवारी वाला हिस्सा है उसमें भेजा जा सकता है, और उसके अलावा गंगानगर और अलवर में भी क्या है? पटवारियों के प्रशिक्षण केंद्र बने हुए हैं। इसमें एक नोट और लगा हुआ है कानूनगो को लेकर के कि कानूनगो क्या होता है। तो 7-8 पटवार क्षेत्रों में 7-8 जो पटवार सर्कल है उनमें एक कानूनगो की नियुक्ति की जाती है, लेकिन ये कानूनगो क्या करता है कि अपने सारे जो काम करता है ये तहसील के निर्देशन और उसके अपने कार्य संपादित करता है। यानी 7 से 8 पटवार क्षेत्रों में एक कानूनगो की नियुक्ति की जाती है, यह तहसील के निर्देशन में अपने कार्य संपादित करता है। यानी कानून को किससे ऊपर है? पटवारी से ऊपर है। इसी 7-8 पटवार क्षेत्रों को मिला करके उन पर एक कानूनगो की नियुक्ति की जाती है और ये कानूनगो जो होता है पद, ये किसके संबंध में काम करता है? यानी तहसील की सिफारिश पर, यानी तहसील के निर्देशन में अपने कार्य संपादित करता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि पटवारी काम क्या करते हैं, क्योंकि जब आप लोग पटवारी बनोगे तो आपको तो पता ही नहीं है कि पटवारी काम क्या क्या करता है। एक्चुअल में तो जब आप सर्विस में जाओगे, वहां पर काम करोगे, उसके बाद में आप लोगों को पता चलेगा, या फिर स्टार्टिंग में जो ट्रेनिंग दी जाती है उसमें आपको समझाया जाएगा कि आपका एक्चुअल में काम है क्या। अभी क्या काम है, अभी तो आप इन कामों को याद करो और जब एग्जाम में से प्रश्न आए तो वो प्रश्न आपको सही होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रश्न ही सही नहीं हुआ तो न तो आप पटवारी बन पाओगे, न इन कामों की कोई जरूरत पड़ेगी। तो इनको ठीक से देख लेना। पहला यह है कि भूमि के स्वामित्व, उसके उपयोग और सीमाओं से संबंधित रिकॉर्ड रखना, इसका कार्य है, ये पटवारी का कार्य है। उसके बाद में राजस्व का संग्रहण करके तहसील में जमा करवाना, ये भी पटवारी का कार्य है। यानी भूमि के स्वामित्व किसके पास में, भूमि का उपयोग किसमें हो रहा है, सीमाओं से संबंधित रिकॉर्ड रखने का काम किसका है? पटवारी का कार्य है। उसके बाद में जो भी राजस्व संग्रह हो रहा है उस राजस्व के संग्रह को तहसील में जमा करवाने का जिम्मेदारी किसकी है? वो जमा कौन करवाता है? पटवारी करवाता है। उसके अलावा देखो और क्या करता है, एक है भूमि सुधार यानी लैंड रिफॉर्म, बंधुआ मजदूरी से संबंधित मुक्ति आदि से संबंधित पटवारी की मुख्य भूमिका होती है, क्योंकि पटवारी गांव में रहते हैं और गांव में इस तरह की घटना देखी जाती है। तो भूमि सुधार, बंधुआ मजदूरी और इनसे मुक्ति में किसकी भूमिका होती है? पटवारी की। अकाल पड़ जाए, मान लो अनावृष्टि यानी बारिश ही नहीं हो, या फिर बारिश इतनी ज्यादा जाए कि बाढ़ आ जाए यानी फसलें पूरी तरीके से खराब हो जाए, तो फसलों को कितना नुकसान हुआ इसकी रिपोर्ट भी कौन देता है? इसकी रिपोर्ट भी पटवारी बनाता है। आपने देखा होगा गांव में आप ओलावृष्टि हो गई, उसकी वजह से फसलें क्या हो गई? खत्म हो गई या फिर नष्ट हो गई, तो इसके संबंध में लोगों को मुआवजा मिलेगा। तो किसकी कितनी फसल नष्ट हुई, किस स्तर तक नष्ट हुई, तो इसके संबंध में रिपोर्ट कौन बनवाता है? पटवारी तैयार करता है और उसके बाद में वो रिपोर्ट आगे भेजता है। तो फसलों को नुकसान हुए किससे? अकाल से, अनावृष्टि से, अतिवृष्टि से, या फिर कोई किसी प्राकृतिक आपदा से, तो उसके संबंध में रिपोर्ट कौन तैयार करता है? पटवारी तैयार करता है। उसके बाद में जनगणना हो चाहे मतदाता सूची तैयार करनी हो, उसमें भी क्या करता है? मदद करता है। यानी जनगणना जब होती है उस समय हेल्प कौन करता है? पटवारी करता है। मतदाता सूचियां तैयार करवाई जाती है, उसमें भी पटवारी क्या करता है? मदद करता है। ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेना और उसका रिकॉर्ड करना, ग्राम सभा की जो भी बैठकें होती है उसमें पटवारी भाग भी लेता है, उसमें क्या क्या डिस्कशन हुआ, उसमें क्या क्या कार्य किए गए, इसके संबंध में रिकॉर्ड रखने का काम भी कौन करता है? पटवारी करता है। ग्राम पंचायत की संपत्ति का रिकॉर्ड रखना, ग्राम पंचायत की संपत्ति का रिकॉर्ड भी रखता है और चुनाव से संबंधित कार्य भी करता है। कौन करता है? पटवारी। तो क्या क्या कार्य है एक बार देखिए, भूमि स्वामित्व, उसका उपयोग और सीमाओं से संबंधित रिकॉर्ड रखना, ये काम कौन करता है? पटवारी करता है।
राजस्व को संग्रहित करके तहसील में जमा करवाने का जिम्मेदारी किसकी होती है? कौन जमा करवाता है? पटवारी जमा करवाता है। भूमि सुधार, बंधुआ मजदूरी आदि से मुक्ति में पटवारी क्या करता है? बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद में अकाल है, अनावृष्टि है, उसके बाद में अतिवृष्टि है। इस जैसी परिस्थितियों में अगर फसलों को नुकसान हो रहा है तो उस नुकसान की रिपोर्ट कौन तैयार करता है? तो वो रिपोर्ट तैयार करता है पटवारी। उसके बाद में जनगणना, मतदाता सूची तैयार करने में भी हेल्प करता है। उसके अलावा ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेता है, उसका रिकॉर्ड रखता है। ग्राम पंचायत की संपत्ति का रिकॉर्ड रखता है। और चुनाव से संबंधित कार्य भी कौन करता है? पटवारी भी करता है। तो प्रश्न यह है कि पटवारी निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता? और एक कार्य यह है कि चुनाव संबंधी कार्य करता है, तो उसको भी आपको सही मानना है, क्योंकि पटवारी जो है चुनाव से संबंधित कार्य भी करता है। अब हम आते हैं यहाँ पर पंचायत की वित्त तथा कर समिति की कार्यवाही में भागीदारी होती है। यानी पंचायत की एक तो वित्त समिति और जो टैक्स वाली समिति होती है उसमें भागीदारी किसकी होती है? पटवारी की होती है। उसके बाद में जनगणना तथा पशुगणना से संबंधित विवरण रखता है तथा उन्हें अपडेट करता है। यानी जो भी जनगणना होती है और पशुगणना होती है, राजस्व मंडली करवाता है पशुगणना, इसकी भर्ती भी राजस्व मंडल की अनुशंसा पर ही होती है। तो इसके संबंध में पशुगणना के आंकड़े रखना और उन आंकड़ों को लगातार अपडेट करते रहना, ये किसका काम है? पटवारी का काम है। फसल सर्वेक्षण से संबंधित अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, ये भी इसका काम है। अब 2-3 चीजें इसके संबंध में शब्दावली आप लोगों को याद रखनी है। एक तो याद रख लिए जमाबंदी। जमाबंदी क्या होती है? तो ये सूचना पत्र भूमिका का विवरण है, ठीक है, जमाबंदी। उसके बाद में हदबंदी क्या होती है? तो किसी एक व्यक्ति के लिए निश्चित भूमि हेतु सीमा का निर्धारण करना क्या होता है? हकबंदी होती है। यानी इस व्यक्ति का इस जगह पर क्या है? हद है यहाँ पर। तो एक किसी एक व्यक्ति के लिए निश्चित भूमि हेतु सीमा निर्धारण क्या कहलाता है? हदबंदी कहलाता है। और एक होता है चकबंदी, यानी भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ करके एक बड़ा भूभाग बनाना क्या कहलाता है? चकबंदी कहलाता है। तो प्रश्न यह है कि भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ करके एक बड़ा भूभाग बनाना क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन होगा कि हकबंदी, हदबंदी, और उसके बाद में एक जमाबंदी, एक चकबंदी। तो इसका आंसर क्या होगा? चकबंदी। कि भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ा टुकड़ा बनाना क्या कहलाता है? चकबंदी कहलाता है। उसके अलावा किसी एक व्यक्ति के लिए किसी निश्चित भूमि हेतु सीमा निर्धारण करना क्या कहलाता है? हदबंदी कहलाता है। और जमाबंदी तो आपको पता ही है, सूचना पत्र भूमिका का विवरण होता है, ठीक है। तो ये जिला प्रशासन वाला टॉपिक लगभग आपका कंप्लीट हो चुका है। इसमें थोड़ा सा पुलिस प्रशासन वाला हिस्सा है, वो हम आगे देखेंगे जब भी हमें समय मिलेगा। और ये क्लास स्पेशली पटवार के लिए ही थी, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ भी आई होगी। इसके अलावा थोड़ी सी कुछ लोगों को ये मुश्किल भी लगी होगी, क्लास की थोड़ी सी क्लास मुश्किल भी है। बट हाँ, अगर आप 2-3 बार इसको ठीक से पढ़ोगे, 1-2 बार वीडियो आप लोग देख लेना, उसके बाद में ये पीडीएफ आप लोग पढ़ लेना, और आप नो टेंशन रहो। जब हम आपके एग्जाम आएंगे तो इससे संबंधित क्वेश्चन भी करवा देंगे, तो आप लोगों का किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आज के लिए विदा चाहते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।